प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका हिंदी साहित्य का, इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, वह पाठ्यक्रम यानी इस प्रश्न पत्र का जो नाम है वह है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपके हिंदी भाषा से संबंधित जो 40 अंकों का जो पाठ्यक्रम है उसको हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ लिया है। और जो भी मैंने, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे अवधी भाषा, चाहे राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित एक विस्तृत मॉडल आंसर के रूप में, और प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं, इन सभी पर मॉडल आंसर के रूप में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। इस प्रश्न पत्र में दो जो प्रश्न 20-20 अंकों के जो आने वाले हैं वो भाषा विज्ञान पे केंद्रित होंगे, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। साथ ही जो 60 अंकों का जो शेष पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास से संबंधित है, और उसमें 20-20 अंकों के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं मुख्य परीक्षा में, यानी कुल 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से आरंभिक 2 प्रश्न भाषा विज्ञान पर होंगे और अंतिम जो 3 प्रश्न हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होंगे। और ये 20-20 अंकों के प्रश्न आपके आने वाले हैं। कुल 10 प्रश्न होंगे और उनमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो हिंदी साहित्य के जो इतिहास से संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं, आदिकाल से संबंधित हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल की परिस्थितियाँ और आदिकाल का साहित्य, आदिकाल का जो नामकरण विवादास्पद था उस पर चर्चा की, और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इन सभी पर मॉडल आंसर के रूप में हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो कालखंड है वो भक्ति काल है। भक्ति काल की विविध परिस्थितियाँ और निर्गुण ज्ञानाश्रय संत काव्यधारा के कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ, निर्गुण प्रेमाश्रय काव्यधारा यानी सूफी काव्यधारा के कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, राम भक्ति काव्यधारा, और हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल एक स्वर्ण युग के रूप में चर्चित हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में मॉडल आंसर के रूप में कर ली है। तीसरा जो कालखंड है वो रीतिकाल है। रीतिकाल की विविध परिस्थितियाँ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की 3 काव्यधाराएँ और रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यहाँ तक हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। और अब एक चौथा कालखंड आपके बचा हुआ शेष, जिसमें आधुनिक काल है। और आधुनिक काल में जो मुख्यतः जो प्रश्न बनने वाले हैं वो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ, और तीसरा जो कालखंड आता है छायावाद, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि प्रसाद पंत, निराला महादेवी, और छायावाद की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियाँ। और चौथा जो प्रश्न बनेगा वह प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ, और पांचवा एक बन रहा है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि, तार सप्तकों के कवि और उस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और एक छठा क्वेश्चन बनता है नई कविता। तो इन सभी पर हम एक मॉडल आंसर के रूप में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा। और आज हम आधुनिक काल को आरंभ करते हुए आधुनिक काल की जो पहली काव्यधारा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। इस तरह का 20 अंकों का आपके प्रश्न आएगा और उसका मॉडल उत्तर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आधुनिक काल के प्रथम चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। दूसरी ओर इस चरण का नामकरण बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के महिमामंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है, अतः इसे भारतेंदु काल कहना अधिक उपयुक्त है। भारतेंदु जी का रचना काल सन 1850 ईस्वी से लेकर के 1884 ईस्वी तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया वो 1903 ईस्वी में उन्होंने संपादन का कार्यभार संभाला था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से ही आरंभ हो गया था, अतः 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक की कालावधि को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में जहाँ
नवीनता का मोह भी है, वहाँ उसमें प्राचीनता का आग्रह भी है। यानी नवीन जो आधुनिक युग की प्रवृत्तियाँ हैं उनका चित्रण भी हमें मिलता है, और प्राचीनता का मोह या रीतिकाल की कुछ काव्यगत प्रवृत्तियाँ भी इसमें मिलती है। तो ये एक संधि स्थल है, रीतिकाल और आधुनिक काल के बीच का जो संधि स्थल है उसे भारतेंदु युग कहा जाता है। इन कवियों ने प्रकृति चित्रण, श्रृंगार और भक्ति का वर्णन बड़ी अनुभूति से किया। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विषयों का समावेश भी पहली बार इस युग के साहित्य में हुआ। भारतेंदु युग के कवि तत्कालीन समस्याओं के प्रति अत्यंत जागरूक थे। इनके काव्य में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति के दर्शन भी हमें हो जाते हैं। इस युग के कवियों ने निरंतर महामारी, अकाल, टैक्स, आर्थिक शोषण और बेरोजगारी जैसे राजनीतिक विषयों पर खुलकर लेखनी चलाई, खुलकर के कविताएं लिखी, कविताओं का सृजन किया। इस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उभर कर आती है, पत्रकारिता का आरंभ भारतेंदु युग से ही होता है। पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि इन गद्य विधाओं का सूत्रपात भी पहली बार हिंदी में इस भारतेंदु युग में ही होता है। तो आइए हम भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं, प्रमुख कवि, उनका हम संक्षिप्त परिचय से आगे हम पढ़ रहे हैं। भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनमें सर्वप्रथम नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनका जन्म काशी के धनाढ्य परिवार में 2 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था, और इनका देहावसान मात्र 34 वर्ष की आयु में ही 1884 ईस्वी में हो गया था। इनके पिता गोपाल राय गिरिधर जी थे, जिन्होंने हिंदी का पहला नववध नाटक लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की शिक्षा घर पर ही हुई थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही ये कविताओं का सृजन करने लग गए थे, कविताएं लिखने लग गए थे। इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया, जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने कुशल संपादन किया। ये अत्यंत उदार, स्वाभिमानी और विनोदी स्वभाव के थे। पूर्वजों की संपत्ति से ये दीन दुखियों और साहित्यकारों की आर्थिक मदद करते थे। तत्कालीन जनता ने अपने इस प्रिय नेता को भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। वस्तुतः अपने जीवन काल में जैसी लोकप्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त हुई थी, वैसी अन्य किसी हिंदी कवि को आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हम थोड़ा सा उन पर दृष्टिपात कर लेते हैं। इन्होंने 70 ग्रंथों की रचना की, जो भारतेंदु ग्रंथावली भाग 2 में प्रकाशित है। जिनमें से कुछ प्रमुख का हम नाम लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर नामोल्लेख कर रहे हैं। देखिए, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा। ये फूलों का गुच्छा जो कृति है इनकी एक तरह से कविताएं हैं इसमें संकलित, जो हिंदी खड़ी बोली में लिखी हुई है। बाकी शेष जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में हैं। गीत गोविंदानंद, सत्सई सिंगार, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, दान लीला, प्रबोधि, बकरी विलाप आदि इनकी रचनाएं हैं। इसके साथ ही इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं, और कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण जैसे 2 इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। निबंध, उपन्यास, कहानी, अन्य साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उन पर भी इन्होंने कुशलता से लेखनी चलाई है। दूसरे जो साहित्यकार हैं इस युग के, वह है प्रताप नारायण मिश्र जी, जिनको दूसरे भारतेंदु के रूप में भी पुकारा जाता है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो नारा दिया गया वह प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा दिया गया। सन 1856 में इनका जन्म और 1894 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। ये मूलतः विनोदी स्वभाव के थे, भारतेंदु जी की तरह ही। कविता के क्षेत्र में इन्होंने प्रणय व्यंग्य यानी एक तरह से हास्य व्यंग्य, हास्य विनोद, समाज सुधार, देशभक्ति आदि प्रवृत्तियों का परिचय दिया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर,
श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत और संगीत शकुंतलम, रसकांत शतक, लोकोक्ति शतक आदि इनकी रचनाएं हैं। हमीर हठ और कली कौतुक इनके प्रसिद्ध नाटक हैं और इन्होंने एक ब्राह्मण पत्र का कानपुर से संपादन किया था। तीसरे जो साहित्यकार हैं भारतेंदु युग के, वह है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। 1855 में इनका जन्म और 1922 ईस्वी में इनका देहांत। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें युगल स्रोत, पितर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलाशा, हास्य बिंदु, भारत बधाई, स्वागत सभा आदि हैं, जो प्रेमगंज सर्वस्व रचनावली में संकलित हैं। आनंद कादम्बिनी नामक एक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। इस भारतेंदु युग के जो अन्य कवि हैं उन कवियों में राधाचरण गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने विधवा विलाप और बारहमासी, भारत संगीत, प्रेम बगीची जैसी रचनाएं दी। और दूसरे और हैं अन्य में राधा कृष्णदास, जिन्होंने भारत बारहमासा, देश दशा, राम जानकी, मेघडानल पुष्पांजलि जैसी रचनाएं लिखी। और अन्य कवियों में फिर और अंबिका दत्त व्यास, बालमुकुंद गुप्त, जिन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा आदि इस युग के अन्य कवियों में उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया है। भाव, भाषा, शैली और छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्तियाँ इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। यह युग नई चेतना और नव जागृति का था। इस युग ने अनेक आंदोलनों को जन्म दिया, जिससे नवीन प्रवृत्तियों का उन्मेष हुआ, जिनका समग्र विकास प्रवृत्ति युग में हुआ है। भारतेंदु युग के इन कवियों के परिचय के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख काव्यगत जो प्रवृत्तियां हैं, जो लक्षण हैं, उनको हम अधोलिखित बिंदुओं में उल्लेखित करने जा रहे हैं। जैसे पहला बिंदु हम लेते हैं राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु युग में आधुनिक युग का एक तरह से आरंभ हो जाता है भारतेंदु युग से। तो जो राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता की भावना, वो इस युग में प्रबलता के साथ उदय हुई थी। विदेशी जो अंग्रेजी शासक थे, उनके अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया है। राधाचरण गोस्वामी जी की हमारो उत्तम भारत देश, जिसमें भारत का गौरवगान है, राधा कृष्णदास जी की भारत बारहमासा कविता और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी, यानी ये भारत भूमि धन्य है जो रब सभी रत्नों खजानों को पैदा करने वाली हैं आदि शीर्षकों की जो कविताएं हैं वो इसी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। भारतेंदु जी निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों के शोषण का चित्र अंकित करते हुए कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, यानी अंग्रेज अंदर ही अंदर भारत का सारा रस चूस रहे हैं। हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, और वह हंस हंस करके मधुर वाणी बोल बोल करके भारतवासियों के तन मन धन आदि को लूट रहे हैं। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज, अर्थात बातों ही बातों में अंग्रेज जो है वो भारतीयों से बहुत तेज हैं, बहुत तीव्र हैं। तो इस तरह की पंक्तियों में उन्होंने एक तरह से अपनी राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में हमें मिलता है। एक तरफ राजभक्ति है और उसके सारे सारे उन्होंने देशभक्ति की कविताएं भी लिखी और अंग्रेजी शासन के प्रति उन्होंने व्यंग्य भी प्रदर्शित किया है। तो देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी कविताओं में दृष्टिगोचर होता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, परंतु भीतर भीतर भारत का अत्यंत शोषण भी कर रहे थे, और इसका उल्लेख उन्होंने निम्न पंक्तियों में किया है। जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खारी, यानी अंग्रेज शासन हमारे लिए बहुत अच्छा है,
लेकिन हमारा धन विदेश में जा रहा है, ये कड़वा सत्य है। इसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी लोकोक्ति शतक में जनता को जागृत करते हुए कहा है, सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चरर में तेज। अर्थात अंग्रेज हमारा सब कुछ तन मन धन लेकर के जा रहे हैं और हम केवल व्याख्यान देने में तेज हैं। सब तजी गहो स्वतंत्रता, अर्थात सभी चीज़ों का परित्याग करके स्वतंत्रता को गले लगाओ। नहीं चुप लाते खाओ, अर्थात चुपचाप लाते खा करके अत्याचारों को सहन मत करो। वस्तुतः द्वितीय युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय हुआ था उसका बीज रोपण यानी बीजारोपण इसी भारतेंदु युग में ही हो गया था। गुप्त जी ने यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने जो भारती की रचना इस युग में जो की थी वह राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर के ही की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने भारतेंदु युग की प्रमुख पृष्ठभूमि और भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करते हुए हमने भारतेंदु मंडल की या भारतेंदु युग की जो प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियाँ हैं उसमें राष्ट्रीय चेतना को आज हमने पढ़ लिया है। आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम दूसरी काव्यगत विशेषता है समाज की दुर्दशा का चित्रण, यहाँ से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है कि कॉलेज की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।